हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जन संघर्ष और आंदोलन। हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 4th चैप्टर तक जो 10th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी के है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारा 5th चैप्टर है और इसमें हमको पढ़ना है जन संघर्ष के बारे में और आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो जो भी लोगों, जन संघर्ष का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा किया गया संघर्ष जो भी करते हैं। जैसे आप देख रहे हो अभी, जैसे आंदोलन की हम बात करें तो आंदोलन में तो ठीक है, जैसे किसान अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जन संघर्ष ही ऐसे ही होता है कि जैसे लोग बाग क्या करते हैं, हम अपने हक के लिए, तो मतलब कई सारे लोग इकट्ठा होकर जो भी हमारे हक के अगेंस्ट जा रहा है उसको पाने के लिए हम संघर्ष करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें पानी होती है, हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, हमें यूपीएससी पानी है इसलिए। लेकिन यदि हमें सामूहिक रूप से कोई चीज़ पानी है, सपोज आप एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, आपका धर्म यदि खोता जा रहा है या कोई मतलब सांप्रदायिकता वाली जहाँ पे भावना आ जाती है कि कोई पर्टिकुलर धर्म को ही मानने के लिए आपको बाध्य कर रहा है, उस टाइम आप क्या करोगे? कई सारे लोग इकट्ठा मिलके जन संघर्ष करेंगे। काफ़ी लंबा संघर्ष होगा। जैसे हमने कई सारी बातें समझ चुके हैं कि महिलाओं ने किस प्रकार से संघर्ष किया, किसानों ने किस प्रकार से किया, आदिवासियों ने या हाशिए पे खड़े जो भी लोग थे उन लोगों ने कैसे संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद ही सारी चीज़ें उन्हें मिल पाती हैं। और वो भी हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अभी हाल फिलहाल का एक केस है, आप लोग यदि द हिंदू पढ़े होंगे या कोई भी न्यूज़पेपर, तो आपको ज़रूर पता होगा कि एक 50 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ रेप किया गया है, ठीक है। और वहाँ पे जो यदि हम बात करें तो नेशनल वुमेन कमीशन की जो महिला थी, वो उसका स्टेटमेंट था कि औरतों को घर से अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। वो घर से रात में यदि बाहर जाती हैं तो अपने साथ घर के किसी पुरुष मेंबर को साथ में लेके जाए। यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की ये जो हेड थी, उनका ये स्टेटमेंट था, वो भी महिला थी। और जब उनके द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है, और एक तरफ हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए आप यदि हम बात वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हमारे सामने स्टेटमेंट आते हैं और घटनाएं आती है। अभी तक बच्चों का हो रहा था, जो मतलब जो छोटी छोटी लड़कियां थी, जो युवा लड़कियां थी या यंग थी, अब तो यहाँ पे महिला यानी वो 50 ईयर की थी, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, वो भी 50 साल की थी, वो जिसके साथ ये कांड हुआ है। और रेप करने के बाद उसकी जिस निर्ममता के साथ हत्या की गई है, वो तो और ही दयनीय थी, ठीक है। तो यहाँ पे समस्याएं इस तरीके से चलती रहती हैं, तो हम संघर्ष कितना भी कर ले, हमारा जो समाज है, सबका सल्यूशन एक ही है कि जब तक हमारी मेंटेलिटी नहीं बदलने वाली है, इस देश का या इस दुनिया का या किसी का भी समाज का कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम रहते हैं और हमारी सोच ऐसी है कि हम यहाँ माँ को माँ नहीं समझ रहे, बहन को बहन नहीं समझ रहे, अपनी भाभी को भाभी नहीं समझ रहे। मतलब सबका जो नज़रिया है कुछ और ही दुनिया में जा रहा है, और ये बहुत दयनीय स्थिति होने वाली है। गवर्नमेंट तो बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट ला देगी, सब कुछ कर ले, वो हमारी मेंटेलिटी नहीं बदलने वाली है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपकी हमारी घर में आपके सबके भाई होंगे, बहन होंगे, रिश्तेदार, सब रिश्ते में बंधे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं किसी के रिश्ते नहीं है, लेकिन हम अपनी बहन को बहन मानते हैं, लेकिन दूसरी की बहन को हम कुछ और ही मानते हैं। और जब तक ये हमारी नज़र में ये जो घृणित भावना है ना हमारे समाज में भरी रहेगी, और तो ये कभी कुछ होने वाला नहीं है। समझते हैं अपने आप को, क्यों वुमेन को एक पुरुष के साथ जाने की रात में ज़रूरत पड़ गई? यदि आपकी मेंटेलिटी बेहतर हो गई तो क्यों एक लड़की को किसी लड़के के साथ या घर के किसी मेंबर के साथ जाने की ज़रूरत पड़ेगी? आप ही शामिल हो जाओ ना उसके, मतलब हेल्प करने के लिए। जो भी ये घृणित हरकत कर रहा है उसकी यदि मेंटेलिटी बेस्ट हो, वो क्या करेगा कि आपको बाइज्जत आपके घर तक पहुंचा देगा वो। लेकिन जब दिमाग में ना क्या बोलते गंदगी भरी होती है किसी के, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बस लोगों को एक ही चीज़ दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और उसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ भी हो जाए, कितने भी नियम कानून बन जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। क्या क्या कुछ नहीं हुआ है, और नियम कानून है। यहाँ पे हैदराबाद जैसे तो डायरेक्ट शूट नहीं कर सकते हो, शूट किया हुई तो पुलिस की जो नौकरी थी वो भी जाने वाली थी, और कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ भी था कि जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं। जब हम फैसला अपने से लेने लगेंगे और जुडिशरी तक केस जाता है, न्यायालय तक केस जाता है, तो फिर वो लग जाते हैं उसको कई वर्षों।
तब तक पता नहीं उसकी कितनी श्राद्ध हो चुकी होती है जिसके साथ ये कांड हुआ। और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, निर्भया का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। और आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क है क्लास शुरू करने से पहले ही, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही ना समाज में, तो हम बहुत सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यदि ये नहीं सुधरने वाली तो आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके घर का भी कोई मेंबर फंस सकता है। आज उस 50 साल की महिला के साथ हुआ है, भगवान ना करे कल आपके भी घर में बहुत सारे हैं, जो भी हैं, माता पिता मतलब बहन है, भाभी हैं, सबको ही है, तो हो सकता है कि ऐसी घृणित हरकत हो सकती है, क्योंकि लिखा नहीं किसी को उसमें कि आज किसके साथ, आज किसके साथ। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम का तक का जो डाटा है, तो रेप केस में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट आगे है एंड देन सेकंड नंबर पे कौन है, ठीक है। ये दोनों ही बताइएगा कि फर्स्ट में कौन है और सेकंड में कौन है, मतलब कौन सा स्टेट फर्स्ट में आ रहा, कौन सा स्टेट सेकंड में आ रहा, जहाँ पे आए दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम ये बात करें कि ऐसा है कि मतलब एक ही जगह पे हो रहा है या जितने डाटा आ रहे हैं उतने ही हो रहा है एग्जैक्ट है, तो ये भी गलत है। बहुत तो क्या करते हैं कि चलो जो कुछ भी हो गया, फिर तो घर वाले दबा देंगे कि चलो कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ेंगे, फालतू में हमारी बेइज्जती होगी। और यहाँ पे एक और भी हमारे समाज की दुर्दशा है, दुर्गति करते हैं लोग बाग, कि लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, कुछ भी होता है दाग लड़कियों पे आता है। लड़के बहुत शरीफ रहते हैं, सेफ रहते हैं, वो तो लड़के हैं, करेगी ही, उसको संभल के चलना चाहिए था। ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, वो तो लड़का है, करेगा ही, लड़की को संभल के चलना चाहिए था, या लड़की की ही कोई गलती नहीं होगी। और तो और यहाँ पे और भी, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं इन बातों पे सपोर्ट नहीं करूँगी, और इसमें बोलने में भी मुझे कोई हिचक नहीं है कि अपनी तरफदारी हम करें, ठीक है। यहाँ पे औरतें ही, यदि एक लड़की के साथ कुछ हुआ है तो पुरुष नहीं कहेंगे कुछ भी, लेकिन औरतें उस लड़की का जीना मुश्किल कर देती हैं। घर के बाहर समाज में जब भी वो लड़की निकलेगी तो औरतें बातें बनाएंगी कि अरे इस लड़की के साथ ऐसा हुआ, ये लड़की में ही कोई कमी थी, ये लड़की ने ही ऐसा किया, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। यानी कि वो सारी की सारी जो बोल रही हैं औरतें हैं, उनकी भी बेटी है, वो भी कभी बेटी रही होंगी किसी की, कभी वाइफ है, कभी दादी है, कभी पत्नी है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उनको कुछ भी शर्म नाम की चीज़ नहीं, बस यही वर्ड उनके मुंह से निकलता। आप लोग यदि समाज में रह रहे होंगे तो मेरी बातें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि इस तरीके के जो वर्ड हैं वो एक महिला की इज्जत को ही उछालती है, और कोई दूसरा नहीं होता है। तो यहाँ पे सारी बातें सोचने लायक है कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे जग नहीं सुधरने वाला है, और जग को सुधारने वाले हम नहीं होते हैं, लेकिन हम अपने आप को जरूर सुधार सकते हैं। तभी शायद कुछ हो सकता है, पूरा तो नहीं बट शायद थोड़ा बहुत तो सुधार आ सकता है। नहीं तो ऐसे ही डेली, आज लड़की के साथ हो रहा है, कल बुजुर्ग के साथ हो रहा है। अब 50 साल की महिला कौन सी यंग महिला थी जिसके साथ इतनी घृणित हरकत किए लोग, तो वो कौन सी बिल्कुल हॉट लड़की थी जिसके साथ मतलब उन मजबूर हो गए ये करने पे। तो अब उस पे भी कीचड़ उछाला जाएगा, यही मतलब समाज है, कई तरह की बातें बनाता है, एक तरह की नहीं। और उसका भी कहीं ना कहीं, खैर वो तो अब रही नहीं, ठीक है, होती भी तो उसका भी जीना हराम ही हो जाता जिस तरीके से हुआ। और सबसे दुखद घटना जो मैंने अभी बताया ना कि महिलाएं ही इज्जत उछालती हैं, कि दुखद घटना कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी हमारे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो हेड थी, उनके द्वारा जब ये स्टेटमेंट दिया जाता है, तो सबसे दुखदाई तो ये बात थी कि उस महिला के साथ हुआ जो हुआ, लेकिन एक महिला ही एक महिला के विपक्ष में ऐसा स्टेटमेंट दे रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि समाज की स्थिति क्या है। लोग भूल जाते हैं कि हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं, हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी बाहर जाते हैं। मतलब जो ऐसी बातें बना रहे हैं, तो क्या वो अपनी लड़कियों को घर पे बांध के रखेंगे, या वो उनकी लड़कियां जहां भी जाती होंगी तो भेजते होंगे कि जाओ तुम जाओ तुम जाओ। तो ये मतलब सबसे बड़ा रीजन है, तो पेट्रियार्की का जो है वो सबसे बड़ा है, कि ये अपने आप को पावरफुल मानते हैं कि हम जो करेंगे हम सब कुछ कर लेंगे, जब चाहे घर जाए, जब चाहे घर ना जाए। लेकिन महिलाएं कमज़ोर होती हैं, उनके साथ हम जैसा चाहे वैसा रवैया अपना सकते हैं और कर सकते हैं। हमने देखा कई सारी महिलाएं संघर्ष की अपने हक के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो
नेशनल कमीशन वुमेन की बात कर रहे हैं, बनाया गया, सब उन्हीं की संघर्ष की बदौलत बनाया गया था। लेकिन अब जब वहाँ पे ही ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है तो न्याय की आप क्या संभावना कर सकते हो कि किसी के साथ न्याय भी हो सकता है। और न्याय होने का क्या फ़ायदा यार, जब वो मतलब जिसकी लाइफ थी वो तो आपने ख़त्म कर दी, जिसका जो करना था उसका आपने कर दिया। अब आप उसको मरने के बाद न्याय दिलाओ, आप उसको मरने के बाद फूलों पे सजा के रखो, कोई फ़ायदा नहीं है। हम जड़ को ही नहीं खत्म कर पा रहे हैं और होने के बाद हम न्याय की बात करते हैं, इतना सब कुछ खर्च कर देते हैं, टाइम वगैरह। पूरा निर्भया का आप देख रहे थे कि सब कुछ खत्म था, रहना खाना जीना उठना बैठना, उनके मम्मी पापा जो तो गया, जो बच गया उसका भी सब कुछ हराम था, ठीक है। तो यहाँ पे अब न्याय दे के क्या करोगे आप, बट वही है कि जब तक हम नहीं सुधरने वाले कुछ नहीं होने वाला है। सो अब अपने चैप्टर पे आते हैं। गुस्सा था मेरे अंदर जो मैंने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन ये सोचने की बात है यार, मतलब उस महिला का स्टेटमेंट जो था ना, कोई भी सुनेगा ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे मतलब ऐसे बोल सकती है। तो अब पहले तो था ना कि लड़कियों को बोला जाता था कि मतलब ये हाफ कपड़े पहन के चलती हैं तो इसलिए ऐसा होता, वो लड़कों को मजबूर कर देती हैं। अरे तुम्हारी निगाह ही ऐसी बन गई है तो क्या करेंगी, जो फुल पहन के चल रही हैं उनके साथ ही कौन से तुम अच्छा बर्ताव कर रहे हो। तो ये बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं और आने वाले समाज में तो रिश्तों की तो खैर कोई वैल्यू रहने वाली नहीं है यहाँ पे। ये सारी सिचुएशंस देख के लग रहा, क्योंकि ये जो डाटा आ रहे हैं ना पूरे एग्जैक्ट नहीं आ रहे, पता नहीं एक दिन में कितने केसेस ऐसे सामने आते होंगे जो कि दबा दिए जाते हैं। बहुत कम ही, जिसका बहुत ही आप देखे होंगे कि थोड़ा बहुत क्या कभी नॉर्मल दिखाई दिया कि आज इसके साथ रेप किए छोड़ दिए, कुछ भी नहीं। आपको तभी वो सामने आ पाता है जब उसका मर्डर कर दिया जाता है या उसकी बहुत ही निर्मम तरीके से मारने की कोशिश की जाती है, या मतलब बहुत ही जब गंभीर केस हो जाता है तभी वो सामने आता है और उसके पहले नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी कानून बना दी महिलाओं के लिए, तो कुछ महिलाएं भी इसका गलत इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे किसी की आपसी दुश्मनी हुई तो घर वाले कहते हैं चलो महिलाओं के कपड़े सपड़े चीड़ फाड़ के जाके रिपोर्ट करा आते कि इसने इसके साथ इज्जत लूटने की कोशिश की। तो सबसे मेन जड़ जो लग रही है वो यही है कि हमारी सोच है, हमारे सामने कुछ आ गया हम उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करना चाहते हैं, सदुपयोग नहीं। तो ये समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं और आप लोगों को भी ये सोचनी पड़ेगी, ठीक है। और इन समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान तो खोजना ही होगा और हम सब सुधरे तो वही है कि जग सुधरेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ पे बात की गई है कि पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है और यदि कि जो सत्ताधारी है वो स्वच्छंद नहीं है और अपने ऊपर पड़ने वाले प्रस्ताव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव और चलते रहता है और उसके बाद हम बात करें तो हितों और नजरियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों में यानी कि परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक जो भी आम नागरिक जैसे हम आप सभी लोग हैं तो विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी कि यदि हम बात करें दबाव समूह और आंदोलनों की भी चर्चा करेंगे और इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे जिससे राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी कि राजसत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी जो भी लोकतंत्र वगैरह के बारे में हम लोग जान चुके हैं और सत्ता का बंटवारा क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने भेदभाव भी देखा था कि किस तरीके से जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर, ठीक है। वहाँ पे भी हमने देखा था कि लिंग के आधार पर कैसे भेदभाव किया जा रहा है, देन जाति के आधार पर किस तरीके से अपने जो भी, और धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम जितने भी कैटेगरी के धर्म है इनमें किस तरीके से भेदभाव
बदलाव किया जाता है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे समाज में हो, कहीं पे भी हो। और उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इनमें जो भी जन संघर्ष हुए, आंदोलन हुए, किस तरीके से हुए, वजह क्या थी। तो पहले सबसे पहले इसकी ये जो कहानी है इसको पढ़ते हैं, नेपाल और बोलीविया में जन संघर्ष। ठीक है, तो नेपाल की यदि हम बात करते हैं, नेपाल एक एशियन कंट्री है, और बोलीविया की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें बोलीविया में एक बात और है, जो ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, बोलीविया एक कैसी कंट्री है, तो लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि यहाँ ये चारों तरफ से बात करें यदि ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, इन सभी से क्या है पूरी तरह से एकदम, क्योंकि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में कुल 13 समथिंग, हाँ 13 कंट्रियाँ ही है, जो हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, और वहाँ में से 13 में से एक कंट्री बोलीविया है। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है कि भू संबद्ध, यानी कि चारों तरीके से, मतलब समुद्री सीमा कहीं से भी साझा नहीं करती। सपोज इधर मान के चलिए कुछ ऐसा ही है। ठीक है, जैसा भी है ऐसा करके कुछ यहाँ का दक्षिण अमेरिका का जो भी मैप है, यहाँ पे मान के चलिए बोलीविया है, ये आपका हो गया चिली, ये हो गया पेरू, ये हो गया अर्जेंटीना, इधर उरुग्वे पराग्वे है, इधर हम बात करते हैं ब्राज़ील है। ठीक है, यानी कि चारों तरफ से, और बीच में ये बोलीविया है। अब मैप में देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि हम लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं, यानी चारों तरफ से इसमें कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं हो रही है, सीधे तौर पे आप ये समझ लीजिए। अब उसके बाद नेपाल के बारे में भी थोड़ा सा मैप में आप लोग देख लीजिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है, और ये एक एशियन कंट्री है। देन उसके बाद इसके आसपास के जो भी पड़ोसी कंट्रियाँ और भी हैं उनके बारे में, और हम एक दिन और भी आपको बता चुके हैं कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध चलता है। तो नेपाल जहाँ तक है दो ही देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक भारत है, एक चीन है। ठीक है, क्योंकि यदि हम बात करें भूटान के साथ, यदि आपका अंदाजा आ रहा हो, तो यहाँ से ऐसे करके ये जम्मू, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिक्किम है। ठीक है, ये ऐसे उभरा हुआ भाग सिक्किम का है जब, और इधर भूटान आता है, और ये नेपाल है, यहाँ से चीन है, ये भारत है। तो नेपाल जो सीमा साझा करेगा वो भारत से और चीन से ही अपनी सीमाओं को साझा करेगा। अब हम आते हैं इसमें, थोड़ा सा आप लोग मैप में थोड़ी अपनी नज़र बनाए रखिएगा, ताकि साथ साथ हमारा जो भी जियोग्राफिकल पार्ट है वो भी कंप्लीट होता चले। तो इसमें यदि हम बात करते हैं, तो क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है, जो पोलैंड में हम पढ़े थे, और हमने इसके बारे में पिछली साल कक्षा 9 में की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। यानी कि हम देखेंगे अब कि लोकतंत्र जो है उसमें सत्ता का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। इसमें पहला है हमारा नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि सन 2006 यानी कि 2006 में क्या हुआ था कि अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र अपनाया जाता है नेपाल में भी राजा का शासन चलता था, राजतंत्र था वहाँ पे। तो लोकतंत्र को अपनाया तो जाता है, लेकिन राजा को सिर्फ क्या कर दिया गया, नाम मात्र का ही रहने दिया गया। वास्तविक जो सत्ता थी, वास्तविक रियल जो पावर थी, वो किसके हाथों में आ गई, वहाँ के जनता के हाथों में आ गई। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मतलब जो भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनके हाथों में, यानी कि जो जनता के द्वारा चुने गए थे उनके हाथों में पूरा पावर आ जाता है। जो राजा था वो सिर्फ नाम मात्र का था, उसका कोई भी अधिकार नहीं था। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें जो भी इनकी सत्ता थी तो प्रतिनिधियों के हाथ में आ जाती है, और अत्यधिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को जो राजा यानी कि जो भी राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय
कत्ले आम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई और नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि वीरेंद्र नाम के जो राजा थे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो हमें नाम मात्र का ही राजा रहने दो, लेकिन जो आते हैं नेक्स्ट राजा आते हैं ज्ञानेंद्र, तो वो क्या करते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी उसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में क्या होता है कि जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। ठीक है, यानी कि क्या था यहाँ पे उनका जो भी था कि नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जो भी ज्ञानेंद्र नाम के राजा आते हैं वो कहते हैं कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाओ। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र के रूप में निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा फायदा उठाया। और 2005 में क्या करते हैं कि फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। यानी कि उन्होंने थोड़ा सा, ठीक है निर्वाचित है, मंत्री मिनिस्टरों के ऊपर थोड़ा सा भरोसा कभी ना कभी कम होता ही है, और जब कम होता है तो फिर क्या करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं कि जनता में आक्रोश है ही, और इसी का फायदा उठा के वो क्या करते हैं कि जो भी प्रतिनिधि थे उनको अपदस्थ कर देते हैं, यानी पद से हटा देते हैं और अपने फिर से वही राज सत्ता चलाने लगते हैं। और 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। ठीक है, यानी कि ज्ञानेंद्र ने अपना राजा मतलब जो भी उनका राजा वाला अधिकार था वो मतलब अपना लेते हैं या छीन लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास पावर राजा है, राजा की पावर हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक फिर भी खुश नहीं है। पहले तो उनसे खुश नहीं, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है, फिर इनसे भी वो खुश नहीं है और वो चाह रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आए। और 2006 में वो लोग क्या करने लगते हैं, जनता मतलब आंदोलन करने लगते हैं कि ये हमें चाहिए और इसके लिए ही वो संघर्ष करने लगते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन या SPA बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया, यानी कि लॉकडाउन। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी कोविड-19 में हर जगह पे लॉकडाउन हुआ, नेपाल में भी कुछ ऐसे हुआ, बंद कर दिया गया सब कुछ पूरे तरीके से। और क्या किया गया कि या बात करें अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया, जो जल्दी ही क्या करता है, प्रतिरोध होता है और वो अनियत काल तक यानी कि लंबे टाइम तक बंद का रूप ले लेता है। ठीक है, कि अभी यहाँ पे ठीक है आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, हम कुछ भी नहीं करने देंगे आपको, कुछ भी जैसे आंदोलन लोग करते हैं सड़क पे बैठ के, जो भी मतलब पब्लिक प्लेस में करते हैं कि वहाँ के जब जनता का नुकसान होगा तो सरकार का नुकसान होगा, और सरकार का नुकसान होगा सरकार को बातें माननी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें माओवादी बागी तथा अन्य गठबंधन भी साथ हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम माओवादी की बात करते हैं, थोड़ा सा ये जो माओवादी वर्ड आया है इसके बारे में आप समझिए। ये क्या है, चीनी क्रांति के नेता माओ का विचारधारा को अपनाने वाले साम्यवादी, यानी कि माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यानी कि इसमें क्या हुआ, माओवादी क्रांति आ गई। यहाँ पे आपने मार्क्सवाद सुना होगा, उसके बाद जो भी कम्युनिस्ट पार्टी आती है या समाजवाद की बात आपने सुनी होगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं, आपने वामपंथी सुना, दक्षिणपंथी सुना, और मैंने आपको बताया भी कि ये जो यहाँ पे हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे GS पेपर 3rd में, और आपको सिलेबस भी आई होप कि मिल गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सेंड करवा दिया था आपको, तो यदि ना मिला हो तो फिर भी बता दीजिएगा। जहाँ तक मुझे पता है कि आपको सिलेबस अब मिल चुका होगा, तो सिलेबस में आप लोग देखिएगा। और एक काम करिए, जिसके पास भी PDF में सिलेबस हो तो वो क्या करेंगे, जो भी AY 4 साइज का पेपर आता है आप सबके पास आई होप कि होगा। ठीक है, तो उस पेपर में आपको क्या करना है कि ये सारी बातें मतलब GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4, देन ऑप्शनल का और उसके बाद प्री का,
इन सब का सिलेबस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे लगेंगे। बहुत ही हेडिंग सेडिंग बना सना के लिखेंगे अच्छे से। एक बार आप थोड़ा उसको मतलब सजा के लिख लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, जब भी देखेंगे अट्रैक्टिव लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे भी हो आप उसको अपनी हार्ड कॉपी में लिखें, क्योंकि मोबाइल आप बार बार नहीं खो सकते हैं। और हार्ड कॉपी में लिखा हुआ सिलेबस, ये मैं बहुत पहले आपको बोल चुकी थी और मुझे कल पता चलता है कि बच्चों के पास सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस प्लीज हार्ड कॉपी में लिख लीजिए, प्री का भी, मेंस का भी, देन ऑप्शनल का भी, क्योंकि अब टाइम आ गया कि आप अपना ऑप्शनल चूज कर लें। यहाँ पे जब आप वो यूनिट 17 देखेंगे, जो हमारा क्या है, बात करें यूनिट 17, यूनिट 18, यूनिट 19, यूनिट 20 या यूनिट 16 से लेकर 20 तक की जो जीएस पेपर थर्ड की यूनिट है, वहाँ पे पूरा इसी के बारे में हमें पढ़ना है, जो भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी बातें देखेंगे। माओवादी हो गया, मार्क्सवाद हो गया, लेनिनवाद हो गया, कि किस तरीके से जो भी लेनिनवाद की विचारधारा थी इसको भी हम लोग समझेंगे। और जो इनका उद्देश्य था या टारगेट था कि क्या था माओवादी विचारधारा का, या कि जो भी मार्क्सवादी विचारधारा वाले थे उनका क्या था। तो सबसे पहले आपने मार्क्सवाद में देखा था कि यहाँ पे मार्क्सवाद हम क्यों कहते, क्योंकि वो पूंजीपतियों का विरोध करते थे। लेकिन उसके बाद आता है लेनिन। लेनिन में कहा जाता है कि आप पूंजीपतियों का विरोध करो, लेकिन उसमें एक लीडर होना चाहिए। फिर आते हैं माओवाद। माओवाद कहते हैं कि लीडर के साथ साथ खूनी राजनीति होनी चाहिए। यहाँ पे जब तक आप मार काट नहीं करोगे आपको इज्जत से कुछ मिलने वाला नहीं। और ये है माओवादी, जो कि कट्टरपंथ है, ठीक है। और माओवाद के बाद भी फिर नक्सलवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बट हम इसको डिटेल से भी समझेंगे जब जीएस पेपर थर्ड की बात करेंगे। लेकिन अभी से आपका थोड़ा सा माइंड बना रहेगा तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी, क्योंकि सिलेबस रट लेते एक बार ना, करंट अफेयर पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा आपको, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी करंट अफेयर में पढ़ते रहिए आप, कोई मतलब नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ज़रूरी है हमारे लिए क्या ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस दिन हमें सिलेबस याद हो गया बेहतर तरीके से, देन हमारी ये जो भी हमारी बेसिक समझ है ना वो बन गई। और एक बात ये भी है कि जब तक किताबों की समझ हमारे पास नहीं आती, हमें माओवाद पता नहीं या नक्सलवाद पता नहीं है कि क्या होता, नक्सलवाद की डिफिनेशन नहीं पता और नक्सलवाद के बारे में आज न्यूज में आ गया, तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है, माइंड में स्ट्रेस लाता है। लेकिन जब उसके बारे में हम जानते रहते हैं थोड़ी बहुत बातें, तो न्यूज में आते ही हमें लगता मतलब बहुत अंदर से खुशी होती है, और हमने इसे पढ़ा था और यही आ गया। और जब आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि पूरा सिलेबस तो आपकी मुट्ठी में है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बाहर जाना ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग उसको हार्ड कॉपी में रख लीजिएगा, और जिसके पास भी हो अभी मिलाइएगा जो मैं बोल रही हूँ। वहाँ पे आप यूनिट 17 देखिए, उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, 16 या 17 का, ठीक है। तो यूनिट 16 है जहाँ पे उग्रवाद के बारे में बात की गई है, उसको आप खोल के देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि इसमें आए तो इसमें बात की गई है, यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सबको सड़क पर उतर आए, मतलब सभी लोग सड़क पर उतर आते हैं। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे, और लोगों की इतनी बड़ी तादाद से आगे सरकार बलों की एक ना चल सकी, और 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई, और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत मतलब जो भी उनको ये घोषणा कर दी गई कि आपको हमें हमारे अधिकार देने ही होंगे, तो उन्होंने रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए और सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ, और SPA ने गिरजा प्रसाद कोईराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। फिर संसद फिर बहाल हुई, और
इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन और तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादी के बीच सहमति बनी और इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के दूसरा आंदोलन कहा गया और नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व में लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बस जन संघर्ष के बारे में था कि पहले राजा आता है, राजा एक नाम मात्र का रहता है, लोकतंत्र स्थापित होती है। देन कुछ ही समय बाद क्या होता है कि राजा को भी हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो सत्ता पे आते हैं, मतलब उनका रहता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही आए और 2006 में फाइनली वो आ भी जाते हैं। अंतरिम सरकार के जो भी सदस्य थे उन्हें चुना भी जाता है और इसमें जो भी था इनकी कमेटी थी, यदि हम बात करें पार्टियां जो थी एसपीए एंड जो माओवादी विचारधारा के लोग थे, ये चीनी लोग थे। ठीक है, यानी कि मार्क्सवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, या कि हम बात करें समाजवाद और उसके बाद माओवाद। तो माओवाद जो है इसकी उत्पत्ति हम बात करें तो कहीं ना कहीं चीन की आप कह सकते हैं कि ये चीनी उत्पत्ति है या विचारधारा है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी हमने देखा भी कि वहाँ ही ऐसी कुछ बातें या घटनाएं होती थी कि माओवाद के बारे में जो भी बात की जाती थी। तो अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि इनका माओवाद का मेन उद्देश्य क्या था। ये बुरे नहीं थे, मतलब ये सोच क्या रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। धीरे धीरे लालच तो खैर बढ़ने लगती है। इनका टारगेट मेन था जो भी पूंजीपति वर्ग है उनके प्रति विरोध करना, मजदूरों की हेल्प करना। तो कहीं से कहीं तक हमें इनकी बातों का ये तो ठीक कर रहे थे, चलो ठीक है विरोध करो अब, लेकिन बाद में ये हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप फिर इसमें फिर वो ये नहीं देखते कि कौन मर रहा, कौन का क्या हो रहा है। और नक्सलवाद की ही हम बात करें, नक्सलवाद वाले करते हैं कि सरकार और जहाँ पे भी मतलब वो जनता के भले के लिए नक्सलवादी भी काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में जो नक्सलवाद का रुख अपनाया है नक्सलवादियों ने, तो वो तो जनता को ही मारने में धुल जाते हैं। कहीं पे भी जाके हम देखें तो वहाँ पे यदि नक्सलवाद, एक बात इनकी और है, ये जितने भी विचारधारा के लोग हैं तो इसमें मतलब जो भी हाशिए पे खड़े लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे इनका विरोध रहता है कि पूंजीपतियों से कट्टर दुश्मनी ये लोग रखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और क्लियर तरीके से यदि समझना हो तो किसी दिन समझा दूंगी, नहीं तो आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा। देन अब हम कल बात करेंगे बोलीविया का जो भी जल युद्ध हुआ था उसके बारे में, लेकिन मैप में थोड़ा सा इसको देखिएगा क्या कहाँ पे है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।